अस्सलामुअलैकुम। हमने एंटासिड डिस्कस किया, पीपीआईज़ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हमने डिस्कस की। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है उसके मेडिकेशन, डोसेज, हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हमारे पास जो उसकी एडवर्स इफेक्ट्स, कंट्राइंडिकेशन है, ये सारे के सारे एक एक करके हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाएं। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन से। अच्छा, ये हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होती है, इसमें हमारे पास जो H है, ये H बेसिकली हिस्टामिन को कहते हैं। तो H2 मतलब ये हिस्टामिन 2 की जो रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक किया जाता है, ये मेडिकेशन। तो इसमें आप लोग जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो है आप आराम से जो है समझ जाओगे कि बेसिकली। अच्छा, जो हमारे पास पेराइटल सेल है, मैंने आप लोगों को पहले जो वीडियो थी उसमें पेराइटल सेल दिखाए थे। पेराइटल सेल में हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास H2 रिसेप्टर्स होते हैं। ये मेडिकेशन जाके उसको ब्लॉक करती है। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे जो गैस्ट्रीन है उसका रिलीज़ जो है वो ब्लॉक हो जाता है। गैस्ट्रीन हमारे पास क्या है, एक हार्मोन है जो बेसिकली क्या करती है, जो हेल्प करती है। गैस्ट्रीन क्या है, हार्मोन है जो बेसिकली क्या करते हैं, डेट कॉज लोकल रिलीज ऑफ हिस्टामिन की रिलीज़ कर देते। तो ये मेडिकेशन जाके H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, वहाँ से गैस्ट्रीन का रिलीज़ बंद हो जाता है और हमारे पास जो लोकल हिस्टामिन है वो ब्लॉक हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है, अगर गैस्ट्रीन की रिलीज़ स्टॉप हो जाती है तो साथ में हमारे पास जो पेप्सिन है उसकी रिलीज़ जो है वो भी क्या हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। जो बेसिकली ये सारी चीज़ें जाके हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका रिलीज़ जो है इसके साथ साथ, तो साथ में H2 रिसेप्टर के ब्लॉक होने के साथ साथ गैस्ट्रीन की रिलीज़ ब्लॉक हो गई, साथ में पेप्सिन की रिलीज़ और HCl की रिलीज़ ब्लॉक हो गई। तो ये इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, जिसके बेस मतलब यही जो हम देते हैं जिस रीज़न के लिए देते हैं, लेकिन मैकेनिज़्म ये बेसिकली यही करता है। अब हमारे पास है मेडिकेशन की कौन कौन से मेडिकेशन जो है इस ग्रुप में हमारे पास अवेलेबल है। तो पहला मेडिकेशन हमारे पास है सिमेटिडीन, दूसरी मेडिकेशन हमारे पास है रेनिटिडीन, तीसरा इस ग्रुप में हमारे पास जो मेडिसिन है वो हमारे पास है फेमोटिडीन, और चौथा और जो न्यू ड्रग है हमारे पास वो है निज़िटिडीन। ये चार मेडिकेशन जो है ये हमारे पास इस ग्रुप में अवेलेबल मेडिकेशन है। अगर आप ब्रांड्स देखो तो हमारे पास जो सिमेटिडीन है वो टेगामेट के नाम से मार्केट में हमारे पास मिलती है। रेनिटिडीन जो है अभी ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली जेनटेक के नाम से जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फेमोटिडीन को देखो तो हमारे पास पेप्सेट के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है, और जो हमारे पास निज़िटिडीन है ये एक्सेट के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है डोसेज। अब डोसेज है हमारे पास कि कितने कितने डोजेस हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिमेटिडीन। सिमेटिडीन हमारे पास, हम ये मेडिसिन जो है ये एडल्ट के साथ साथ हम पीड्स में भी दे सकते हैं। तो एडल्ट के लिए हमारे पास जो डोज है वो 300 mg है हम पर ओरल, और इसको हम देते हैं फ्रीक्वेंसी QID में। इस मेडिसिन ये हमारे पास जितनी भी H2 रिसेप्टर है इसकी जो हमारे पास टाइमिंग है वो बेड टाइम है, मतलब यह है सोने से पहले इस मेडिसिन को दिया जाता है रात के टाइम पे। अगर पीड्स में देखें तो पीड्स में इसकी डोज हमारे पास है 0.5 से लेकर 1 mg पर kg पर डे हम देते हैं पर ओरल।
अगर पर ओरल आप बच्चों को देते हो तो आपके पास जो फ्रिक्वेंसी मेडिसिन है वो 0.5 mg से 1 mg आप दे सकते हो पर डे केजी के हिसाब से। अगर आप आईवी फॉर्म में देना चाहते हो तो आप ये डोज 0.5 mg आप देते हो mg पर केजी आईवी और बीडी में देते हो। ये हमारे पास पहली मेडिसिन हो गई सिमेट्रिडीन। अब हमारे पास जेंटेक है। जेंटेक जो है वो इसकी 75 mg 150 mg में आती है। तो 150 mg इसका डोज है, आप डेली देते हो पेशेंट को। वो आईवी फॉर्म में हो या आपके पास जो है टेबलेट फॉर्म में हो, आप डेली देते हो पेशेंट को बीडी में पर ओरल। ये आप आईवी इंजेक्शन के ज़रिए भी दे सकते हो। फिर हमारे पास फेमोटिडीन है। फेमोटिडीन की डोज हमारे पास 20 mg से लेकर 40 mg हम देते हैं पेशेंट को पर ओरल। या आप पेशेंट को आईवी भी दे सकते हो बेड टाइमिंग में, यानी रात को सोने से पहले। फिर हमारे पास निज़ेटिडीन है। निज़ेटिडीन इस क्लास में सबसे नया मेडिसिन है। 150 mg से लेकर 300 mg हम देते हैं पेशेंट को पर ओरल बेड टाइम। अगर आप इस मेडिसिन के साथ साथ आप इसको जो है वो 150 mg भी दे सकते हो पर ओरल पेशेंट के लिए। अगर आप एक दफ़ा मेडिसिन यूज़ करते हो तो 150 से 300 mg आप यूज़ कर सकते हो। अगर रेगुलर आप यूज़ करना चाहो तो बीडी में आप जो है 150 mg आप यूज़ करते हो। ये हमारे पास है इस ग्रुप की मेडिकेशन और इसके डोजेस। नेक्स्ट हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस ग्रुप का कि बेसिकली बॉडी हमारे पास इन मेडिकेशन के साथ साथ क्या करती है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर आप इन में देखो तो हमारे पास जो सबसे पुराना मेडिसिन है इस ग्रुप में सिमेट्रिडीन क्या है, सबसे पुराना मेडिसिन है, फर्स्ट मेडिकेशन है इस ग्रुप का। आप रेनिटिडीन को देखे, आप जो है सिमेट्रिडीन को देखे, आप फेमोटिडीन को देखो, ये हमारे पास ओरल और इंजेक्टेबल दोनों फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है। लेकिन जेंटेक जो है ब्लॉक हो चुके हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग यूज़ करते हैं उनमें कैंसर की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो होती है लीवर से एंड एक्सक्रीट थ्रू यूरिन के ज़रिए एलिमिनेट हो। लेकिन इस ग्रुप में एक मेडिसिन है जो नया मेडिसिन है निज़ेटिडीन। वो हमारे पास उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर के ज़रिए कम होती है। इसी वजह से जिन लोगों की लीवर कंप्रोमाइज़ होती है उनमें ख़ासकर निज़ेटिडीन को जो है दिया जाता है। ये मेडिसिन हमारे पास जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, मतलब ये है प्रेग्नेंट वुमेन्स में देंगे तो बड़े एहतियात से देंगे, और ब्रेस्ट मिल्क में भी एंटर होती है। तो जो न्यूनेट्स को लैक्टेटिंग मदर्स देती हैं उनमें भी देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्स इफ़ेक्ट्स। तो कुछ लोगों पेशेंट में ये हमारे पास डायरिया, कुछ में जो है कॉन्स्टिपेशन काज करता है पेशेंट्स में, कुछ लोगों में डिजीनेस जो है बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं उनको ये देते हैं। ख़ासकर आईवी फॉर्म में जब हम देते हैं तो पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा चक्कर आती है, इसलिए पेशेंट को कहा जाता है कि आप ज़्यादा हिले नहीं और बेड पे लेटे रहे। हेडेक कॉज करती है, कन्फ्यूजन जो है लोगों में कॉज करती है, और हेलुसिनेशन जो है, अच्छा ये हेलुसिनेशन जो है ये विजुअल भी हो सकता है, ये ऑडिटरी, लेकिन ज़्यादातर जो है ये पेशेंट में ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है कॉज करती है। इस मेडिसिन में हमारे पास एक मेडिसिन है सिमेट्रिडीन। सिमेट्रिडीन अगर पेशेंट को आप आईवी फॉर्म में देते हो तो उसका एक एडवर्स इफेक्ट्स बहुत बड़ा है, रिस्क फैक्टर भी है, वो है बीपी का डाउन होना। ब्लड प्रेशर जो है सडनली डाउन हो जाती है पेशेंट का। तो जब आप पेशेंट को सिमेट्रिडीन देते हो तो उसकी मॉनिटरिंग जो है बीपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सडनली जो है वो ड्रॉप कर देती है। फिर हमारे पास है कंट्राइंडिकेशन कि किन पेशेंट में जो है हम देंगे या हम बहुत ज़्यादा एहतियात से देंगे। जिस तरह हमने कहा कि इस पेशेंट की, जिन पेशेंट की हमारे पास हेपेटिक, मतलब ये है उसका लीवर या जो हमारे पास किडनीज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं, डिसफंक्शन का शिकार होते हैं, उनमें रीनल एडजस्टमेंट की मेडिकेशन देंगे।
प्रेगनेंसी हो गई और लैक्टेटिंग मदर्स हो गई, उनमें देंगे तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ देंगे, कॉशन के साथ देंगे। अच्छा, जो हमारे पास जिन लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी होती है उन पेशेंट में जो है हम ये नहीं देंगे। तो ख़ासकर अगर पेशेंट को हेपेटिक या किडनी डिसफंक्शन का शिकार है तो उस पेशेंट में हमारे पास निज़ेटिडीन जो है, जो चौथा ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, वो हमारे पास ऑप्शन होती है, वो हम पेशेंट को फिर देते हैं। लास्ट में हमारे पास है नर्सिंग असेसमेंट। तो एक पेशेंट को आप जो है वो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लगा रहे हो तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है एम, या हम AAIM। एम जो है हमारे पास असेसमेंट है, उसके ज़रिए हम पेशेंट को जो है नर्सिंग मतलब ये है नर्सिंग असेसमेंट में इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। ए है, आई है और एम है। सबसे पहले हमने असेस करना है पेशेंट को कंट्राइंडिकेशंस के लिए, जो कंट्राइंडिकेशन हमने बताए उसके लिए हमने असेस करना है पेशेंट को। फिर हमने पेशेंट की जो वाइटल साइन है वो असेस करनी है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बताई, बीपी का सडनली डाउन होना, डिजीनेस होना, हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन। अच्छा, साथ में पेशेंट को हमने जो स्किन है उसकी इंस्पेक्शन करनी है हमने लीजन्स के लिए, कि कहीं पेशेंट के ऊपर लीजन्स तो नहीं है या हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स कहीं बाद में तो न ज़ाहिर हो जाए। और हमने मॉनिटर करना है पेशेंट को फॉर एडवर्स इफेक्ट्स, कि कहीं पेशेंट का सडनली बीपी डाउन ना हो जाए, उसकी स्किन के ऊपर रेशेस ना आ जाए, पेशेंट जो है वो कन्फ्यूजन, डायरिया या हेलुसिनेशन का शिकार ना हो जाए। तो ये लास्ट में हमारे पास थे नर्सिंग असेसमेंट।